आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालक इन दिनों मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। डेयरी संचालन मनमाने तरीके से फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी और कचरा खुले में फेंक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो संचालकों को प्रशासन की कार्यवाही का कोई भय ही नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालकों की मनमानी, न प्रशासन का भय न कार्रवाई का डर। सरेआम खुले में फेंका जा रहा फैक्ट्री का कचरा। छत्तीसगढ़ में डेयरी संचालक इन दिनों मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। संचालकों को न तो लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब है और न ही प्रशासन का कोई डर। डेयरी संचालक मनमाने तरीके से फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी और कचरा खुले में फेंक रहे हैं। मामला दरअसल देवरगांव स्थित खुशबू डेयरी फार्म का है, जहां के संचालक राम कुमार राजपूत द्वारा अपने डेयरी फार्म से निकले गंदे पानी और कचरे को गाड़ी में डालकर करंजी जंगल में फेंका जा रहा है, जिससे वहां का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। इस पर डेयरी संचालक का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाकी जो कचरा था वो पूरा मेरा नहीं है, किसी और का भी वहाँ कचरा है। जहाँ तक मेरे बच्चे लोग फेंके थे, लेकिन उसको मैंने मामले को आज सेटलमेंट करके आ गया 12 बजे। गांव वालों से मिलके उनकी सहमति से जो उन लोग पैसा बोले, लेबर बोले, जेसीबी बोले, हम लगा दिए, काम खत्म करके आ गए 12 बजे। किसी से कोई परमिशन नहीं मिलता है भैया, ये सब चीज मैंने ही डंप नहीं किया, और भी वहाँ कचरे पड़े हैं। मतवारों के भी कचरे हैं, बोतल है, दारू बोतल है, आप पूरा ढूंढ लीजिए। अगर आप वीडियो बनाए अच्छे से तो देख लीजिए। यहाँ पर आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी गई थी वहाँ, ऐसा नहीं है, मेरा भी कचरा है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं नहीं फेंका हूँ, मेरी भी गाड़ी गई है, लड़के फेंक के आते थे। किसी से पूछना नहीं होता, अंधेरी जगह है, वो खदान है एक प्रकार का। गांव के लोगों ने बताया कि डेयरी संचालक द्वारा कई महीनों से कचरा फेंका जा रहा है, जिसमें कई तरह के सड़े गले दूध, दही, मटर और अन्य पदार्थ भी रहते हैं, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आती है। यही वजह है कि लोगों का यहाँ रहना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने ये तक बताया कि यहाँ पर गाय बैल भी चरने को जाते हैं और जब भी वो ये चीजें खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत तक हो जाती है। एक और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का सपना देख रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ डेयरी संचालक अपनी निजी मनमानी करते हुए जो है पर्यावरण को दूषित करने पे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ मौजूद है करंजी के गांव में, जहां पर ये आप देख सकते हैं खुशबू डेयरी फार्म के एक डेयरी मालिक ने अपने डेयरी का जितना भी कचरा रहा, जितना भी उनका जो वहाँ निकलता है, उसको लाकर वो यहाँ पर डंप करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख के जो है गांव वालों ने आज देखा। बहुत पहले से वो यहाँ पर डंप करते आ रहे थे, इसको आज गांव वालों ने देखा और उन्होंने उनसे जब पूछताछ किया कि आखिर आप किनके परमिशन से जो है आप यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो यहाँ पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। हमारे साथ में जो है इस गाँव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जी हाँ, अपना नाम। नमस्ते, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तो ये जो कचरा है ना, खुशबू डेयरी वाला लाके फेंक रहा है, इतना गंदगी है भैया, तो बोल नहीं सकते, इतना गंदगी है। आपको भी तो आ रहा होगा अपन गंदगी, तो हम लोग बोलते हैं इसको स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, तो इसको हटाया जाए। ये कब से यहाँ पर लाके? ये जब से डेयरी खोले है ना तब से है। ये तो पूरा चारों दिशा में 3 साल से हो रहा है। कितना 2-1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब से 2 साल से डाल ही रहे हैं यहाँ पे। हम लोग तो देख देख के इंतजार कर रहे थे, तो रात को पकड़ा गया वो। तो यहाँ पर आप लोग जैसे गाय बैल चराते हैं, तो क्या गाय बैल इधर भी आते हैं? गाय बैल तो पूरा इधर ही चराते हैं हम लोग। जब भी वो कचरा देखते हैं, पॉलीथीन वगैरह को गाय बैल खाते हैं और बाद में मर जाते हैं। इसको हम पकड़ने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात को 7 बजे पकड़े हैं इसको। चुपे चुपे आया था, मतलब हमेशा से चुपके चुपके आते हैं और चुपके से आके डाल के चले जाते हैं ना, कभी मिल नहीं पा रहे थे। रात को अचानक हम लोग इधर काम कर रहे थे रोड साइड, तो पकड़ लिए इसको। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर चुपके से आते हुए जो है कचरे को यहाँ पर डंप करके गंदगी फैलाई जा रही थी। जब उनके मालिक से जब बात करने की कोशिश किया तो उनके मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया है।
देखना है कि अब पर्यावरण विभाग किस प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई करती है। इस संबंध में हमारी टीम ने पर्यावरण संरक्षण अधिकारी PS पांडे से भी बात की। उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर उक्त संचालक पर बनती कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जैसे आपने अभी बताया कि खुशबू डेयरी के द्वारा जो है प्लास्टिक वेस्ट और बाकी अन्य कचरा जो है वो करंजी के पास गांव में ले जाके डंप किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया उस लोकेशन पर और फैक्ट्री की जांच करेंगे और ऐसा पाए जाने पर उसके विरुद्ध जो है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 और 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2021 जो है अगर उस तरह के भी कचरे पाए जाते हैं तो उसके तहत उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें इनके ऊपर फाइन लगाने से लेके फैक्ट्री बंद करने तक के प्रावधान है। तो वो देख कर कि किस लेवल का उन्होंने वायलेशन किया है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब तक डेयरी संचालक पर कार्रवाई की जाती है और कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लोरमी के ग्राम पंचायत अमरडीही से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सड़क, बिजली, पानी सभी से यहां के लोग कोसों दूर नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। समय के बदलाव के साथ देश बदल रहा है, इसके साथ ही लोगों की सुविधाएं और रहन सहन बदल रही है। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। दरअसल यह घटना लोरमी के ग्राम पंचायत अमरडीही का है, जहां की तस्वीर वाकई दिल को दुखाने वाली है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी जो लोगों की मूलभूत सुविधा होती है उससे यहाँ के लोग कोसों दूर हैं। क्या नाम है जी आपके? मनीराम। मनीराम, बताओ। मनीराम चेलकर अमलडीही। बताओ क्या समस्या है? अरे वे ठेंगा देवता में भारी देवता के सामने भैया पूरा माड़ी भर चिकला नाक के लेडीज, बीबी, बच्चा सब लोग जा रहे हैं अंदर बस्ती से। पूरा गंदगी हो रहा है, कोई आदमी देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहे, पूरा घर द्वार सब गंदगी होकर दोबारा में पानी भर गया घर में। अच्छा। ये रोड का सामने सीसी रोड नया बना है, उसके सामने भाई ठेंगा देवता में पूरा बर्बाद हो रहे हैं भैया, कोई देख रेख कर ही नहीं रहे हम। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच के प्रेम सिंह झुरू। अच्छा, प्रेम सिंह धुर्वे। हाँ। आप लोग भी इधर आ जो बच्चे लोग। लगभग कितना किलोमीटर है? आधा किलोमीटर है कि 500 मीटर? आधा किलोमीटर है भैया, सामने से दिख रहा है। 200 मीटर है, 200 मीटर ज्यादा नहीं है, 200 मीटर। सरपंच से बात करें, क्या बोलते हैं सरपंच? अभी तो बोले नहीं भाई सरपंच बोले हो सरपंच को? बोले भैया। हाँ, क्या बोलते हैं सरपंच? ध्यान नहीं कर रहे थे, पैसा निकाल के खा चुके। अब कहते हैं बार बार थोड़े बोला जा बोलिए कि हमारी जान है। अब एक बार बोल चुके, बार बार थोड़े बोल सकते हैं भैया। अब समझते हैं क्या कर सकते हैं। शासन प्रशासन से क्या चाहते हो आप? अब बनवाना चाहता भैया, जरूरी होला। उन्हें जब गुजरे बसर नहीं, चार मुहे घूम के हिंदू पार्क घूम के नाक रास्ते पूरा जामे हो गए। अब कब गंदगी, अब जाके सामने देख सकते हो, अभी सामने तो है वो देख। ठीक, आपका शुभ नाम? मनीराम चेलकर। लोरमी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत अमरडीही का मामला है, जहां ग्राम पंचायत अमरडीही के सरपंच सचिवों के द्वारा आजादी के 76 साल बाद भी गांव में मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिन में सुविधा न होने से लोगों की जान तक चली जाती है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने सरपंच और सचिव से बात करना चाहा तो वह बात करने से मना कर दी। मैं ग्राम अमरडीही में रहता हूँ। हमारे गांव में पूरा भ्रष्टाचार है। जो हमारे गांव के सरपंच है प्रेम सिंह धुर्वे, पंचायत सचिव पहले संतोष, कई पंचायत सचिव इन लोग बदल चुके। उसके बाद दिनेश शर्मा, रमेश शर्मा, अभी रमेश बंजारे है तत्काल प्रभारी सचिव हमारे ग्रामीण पंचायत के। उसके बाद ये स्वीकृति होने के बाद भी ये रोड नहीं बना। कितना दिन हो गए? 2 साल हो गए। इसका स्वीकृति पास में आदेश रखा हूँ, इसका स्वीकृति हुआ है हमारे जनपद से, जिला पंचायत से हुआ है। ये रोड नहीं बना है। सरपंच को बोले होगे कब तक बनेगा क्या?
वो बनता है बिल्कुल चूना चूना डाल दिए रोड में चूना डाल दिए। रोजगार सचिव हमारे कोमल प्रसाद पटेल जी, हमारे पैसा लॉकडाउन में उठ गया, कहा रही से वो लॉकडाउन में आ रही थे। उसके बाद ये रोड आज तक वैसी पड़ा है, आपके सामने में दिख रहा है जी। मेरी माँ है, मेरे पिताजी को खत्म हुए 2 साल हो गया। मेरी माँ का निराश्रित के नाम से फार्म डालता हूँ तो फार्म को फाड़ देते हैं। निराश्रित बनबे नहीं करे, 2 साल हो गए, हम 5,000 रुपया खवा रहे चैनल से धन्यवाद। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर मन बहुत दुखी होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को कोई अभिशाप मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की सरकार और प्रशासन ही इसकी असल में जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी पार्टी को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। पिछले साल 2018 के मुकाबले इस साल वोट करने का जो प्रतिशत है वो कम रहा और इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी जनता को अपने घरों से निकालने में सभी पार्टियां फेल रही। क्या विकास को लेकर या रोजगार को लेकर जनता ने ऐसा किया है? इसका इस बार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी पार्टी का डंका बजेगा? इन सब जवाब तो मतगणना के बाद ही मिल सकेंगे। इस पर लोगों की क्या राय है? सभी पार्टियों को मतगणना का इंतजार है और 3 दिसंबर है जो कि उलटफेर का दिन है। और साथ ही आपको बता दें कि किस पार्टी के सर सजेगा ताज। आपको बता दें कि किस पार्टी के सिर पर ताज सजेगा ये 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। वोट का प्रतिशत भी काफी कम रहा। सभी पार्टियां जनता को वोट देने की लगातार कवायद भी करती रही। प्रचार प्रसार में कहां कमी रह गई कि वोट के जो प्रतिशत हैं वो काफी कम रहे हैं। और किस पार्टी के सिर पर ताज सजेगा ये अब 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद पता लगेगा। आपको बता दें कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ था और जिसका रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को सामने आने वाले हैं। तो वहीं अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर मतगणना और अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की तो वोट प्रतिशत आखिर इतना कम क्यों रहा है और क्या इसका जो असर है वो नतीजों पर देखने को मिल सकता है। और अब सभी पार्टियां मतगणना का इंतजार कर रही हैं कि जल्दी से वोटिंग शुरू हो और साथ ही रिजल्ट सामने आए। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं जिसको लेकर सभी पार्टियां जानने का भी उत्सुक हैं और किस पार्टी के सिर पर ताज सजेगा ये 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को वोटिंग होनी है और किस पार्टी के सिर पर ताज सजेगा ये 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। अब 3 दिसंबर का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मतदाता किसे जिताना चाहती है ये 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। और इस बार मतदान प्रतिशत भी काफी कम रहा है जिसका असर अब नतीजे पर पड़ भी सकता है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर उलटफेर का दिन है और किसकी सरकार बनेगी और साथ ही आपको बता दें कि लगातार सभी लोग जो हैं वो काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ है और मतदान संपन्न भी हो चुके हैं। तो वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2018 के मुकाबले काफी कम रहा है। तो जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2018 के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी कम रहा। तो क्या इसका असर अब मतगणना पर भी पड़ेगा? जी, निश्चित तौर पर इसका असर जो है मतगणना पर होगा, क्योंकि अगर वोटिंग कम हुई है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में नाराजगी रही है और वो वोट डालने नहीं पहुंचे। और इससे साफ जाहिर है कि जो वोटों में जो गिरावट आई है, इससे लोगों को मतलब मतदान के लिए उत्साह नहीं था। और ये जो इसका जो असर है ये मतगणना पर, और जो आगे जो 3 दिसंबर को मतगणना होगी उसके बाद कौन सा दल सरकार बनाएगा, इस पर भी निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी, अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र का चुनाव पर कितना असर पड़ा है? देखिए, आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में जो कर्जा माफी की जो बात थी, मुझे लगता है अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ में निगाह डालें तो जो सरकार की घोषणा माफी वाली जो कर्ज माफी वाली जो बात थी, इसका असर जो है मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर पड़ा है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने नहले पे दहले वाली बात की है और उन्होंने जो मतलब महिला शक्ति योजना जो निकाली है, जिसमें हर महीने एक विवाहित महिला के खाते में 1,000 रुपए की राशि, साल भर में 12,000 रुपए की राशि मातृ शक्ति वंदन योजना करके जो भाजपा ने, और उसमें जो मोदी ने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी, जहां जहां पर भी हम लोगों ने देखा सभा हो रही थी, यहाँ रमन सिंह भी आए, यहाँ भूपेश बघेल जी भी आए, तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। सभी लोगों ने जो उनके जो पूरे उसकी बात नहीं की, लेकिन जो खास बातें थी, कांग्रेस किसानों से धान खरीदी के मुद्दे पर, जैसे भाजपा ने अपना निकाला कि हम जो है किसानों से 31 रुपए में धान खरीदेंगे, भाजपा वहीं पर कांग्रेस ने कह दिया कि हम 3200 में लेंगे। तो ये जो है, ये जो खेल 100-200 को आगे पीछे का चलता रहा। भाजपा ने जो है साल भर में 12,000 रुपए देने की बात की, तो कांग्रेस ने साल भर में 15,000 रुपए का फंडा निकाल दिया। अब ये जो है जनता के मन में कितनी समझ में आता है, कितना वो इस बात को गौर करते हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता ने मतदान किया है, वोटरों ने मतदान किया है, इसका खुलासा 3 तारीख को होगा, जब ईवीएम खुलेंगे और मतों की गणना शुरू होगी। जी, रामचरित्र त्रिवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ फोनो लाइन पर अशोक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष एमसीपी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 2018 के मुकाबले जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। तो क्या कमी रह गई है कि जो जनता वोट करने के लिए नहीं पहुंची? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अशोक श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और आखिर क्यों? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार जी। कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन जनता ने जो एक तरफा अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को किया है, उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदान प्रतिशत का जो कम होना किस बात की तरफ इशारा करता है? अभी धान कटाई और धान मिसाई का कार्य बहुत जोरों से चल रहा था जी, अभी भी जारी है वो, जिसकी वजह से वोटों के प्रतिशत में कुछ कमी आई है। लेकिन कांग्रेस को जिन लोगों ने समर्थन दिया उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। जी, अशोक जी, आपसे ये भी सवाल है कि डिप्टी सीएम के जो बयान सामने आए हैं उसके क्या मायने हैं? डिप्टी सीएम साहब जो कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो हमारे कांग्रेस पार्टी के, हम सभी के बहुत सम्मानित नेता है और वो कुछ थोड़ी सी बात बोल देते हैं तो उसको मीडिया जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है जी, लेकिन उनके मन में, उनकी बातों में बड़ी स्पष्टवादिता रहती है और बड़ा स्पष्ट तरीके से वो अपना पक्ष रखते हैं। अब उसमें
चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे और कोई हो, कुछ आगे पीछे जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने आपत्तिजनक अभी तक नहीं कही है। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदान प्रतिशत जो है वो काफी कम हुआ है, और साथ ही अगर सीएम के बयान की भी हमने बात कर ली है, अगर बात की जाए 3 दिसंबर की, तो आखिर क्या नतीजा रहने वाला है, क्या लग रहा है आपको? अब की बार 75 पार का नारा कांग्रेस ने दिया था जी। और जिस प्रकार से रुझान आए हैं वोटिंग के बाद, और हम लोगों ने पता किया है, पार्टी ने भी अपने स्तर से पता किया है, तो ये नारा छत्तीसगढ़ में सत्य होता नजर आ रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रामचरित त्रिवेदी जी, एमसीपी ब्यूरो, आपके पास आते हैं। अगर अब बात की जाए घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र के क्या कुछ मायने हैं? अगर अब बात की जाए कि क्या कमी रह गई है, जो मतगणना में लोग जो हैं काफी कम आए हैं मतदान करने के लिए? हाँ जी, जो मतदान हुआ है जी, दरअसल ये एक तो मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ में जो मतदान की जो तारीख थी 17 नवंबर जी, और 17 नवंबर से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारतवर्ष में छठ का त्योहार शुरू हुआ। उसके साथ ही साथ दीपावली का पर्व भी था बीते 12 तारीख को। मुझे लगता है कि अगर ये जो तारीख और ये जो समय चुनाव आयोग ने निकाला, अगर ये हमारे यहाँ एक हफ्ता या 10 दिन के बाद, मतलब 25-26 तारीख को या अभी 24-25 तारीख को अगर चुनाव होता, तो जो प्रतिशत अभी आया, जो मतदान में गिरावट हुई है, उसमें काफी इजाफा होता, लोग पूरी तरह से आते मतदान करने के लिए। आप समझिए कि जो चुनाव की जो तारीख 12 तारीख के बाद 17 नवंबर को चुनाव हो गया, 12 को दीपावली थी, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी बैरियर हैं सब जगह जांच पड़ताल शुरू हो गई, लोगों के वाहन चेकिंग शुरू हो गई, आने जाने वालों की जांच शुरू हो गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में कौन आदमी जो है व्यापार करने के लिए जाएगा, खरीदारी करने के लिए जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी था, खास करके अगर हम बात करें तो व्यापारी वर्ग, जो व्यापारी वर्ग था उसके मन में इस बात को लेकर गुस्सा था कि चुनाव आयोग अगर चाहता तो एक हफ्ते की तारीख को और आगे बढ़ा सकता था, उनके व्यापार प्रभावित नहीं होता। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई। हालांकि धान अभी कटा होकर के खेतों में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर धान की कटाई शुरू हो गई है तो इससे भी जो है काफी जो मत का प्रतिशत है वो काफी गिरा है। किसान जो है पहले अपना खेती खलिहानी के काम निपटाते, उसके बाद मतदान करने गए। तो कहीं न कहीं ये जो चीजें हैं, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, धान का कटोरा कहते हैं, तो इस बात रखना था कि कम से कम ये जो छठ का पर्व है 19 तारीख के बाद अगर कोई तारीख रखते ही सप्ताह में तो काफी अच्छा प्रतिशत रहता, लोग मतदान करने के लिए आते। लेकिन ऐसी जगह पर ऐसी तारीख पर मतदान करवा दिया गया जिससे काफी कम मतदान हुआ, मतदान प्रभावित हुआ और लोग परेशान भी रहे। लोगों का कहना कि हमारा जो है ना हम अपनी दुकानदारी ठीक से कर पाए, ना लोग आ पाए। तो ये जो मुझे लगता है बड़ी वजह जो छत्तीसगढ़ में निकल करके आ रही है सामने कि चुनाव की तारीख के समय बड़े त्योहारों का, हिंदुओं के बड़े त्योहारों का पड़ना, ये मतदान के प्रतिशत को कम करने की बड़ी वजह माना जा सकता है। जी रामचरित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साथ ही अशोक श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ का जो 2 चरणों में चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।